दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेखा के बारे में। रेखा 70s 80s की एक बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी हैं और आज भी उनका नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन इस बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा कलाकार हो जिसका सीक्रेट ना हो। बस फर्क इतना है कि किसी के छुप जाते हैं तो किसी के छप जाते हैं। रेखा के बारे में कहने को काफी कुछ है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको रेखा के पूरे जीवन की कहानी नहीं बताएंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी और मुकेश अग्रवाल की मौत के बारे में। रेखा के जन्म से लेकर अब तक उनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आ चुके हैं कि शायद ही किसी और कलाकार की लाइफ में आए हों। रेखा के जीवन को हम अलग अलग पार्ट्स में बताएंगे, लेकिन आज की वीडियो में रेखा और मुकेश के बारे में। रेखा का जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में, जिसे वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है। रेखा के पिता तमिल फिल्मों के जाने माने एक्टर जेमिनी गणेशन थे। माता पुष्पावली तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस थीं। रेखा के जन्म की भी एक कहानी है जिसे हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। रेखा एक बिन ब्याही मां की संतान थी। यही कारण था कि रेखा जब पैदा हुई तो उन्हें अपने पिता का नाम नहीं मिला था। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है। रेखा की फिल्मों में शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर हुई। रेखा जब 4 साल की थी तो पहली बार तेलुगु फिल्म में नजर आई थी। इसके बाद 12 वर्ष की उम्र में एक बार फिर से तेलुगु फिल्म में नजर आई। रेखा जब 14 वर्ष की हुई तो अपनी पढ़ाई छोड़कर मुंबई में फिल्मों में काम करने के लिए आ गई थी। रेखा 9वीं पास हैं। 9वीं के बाद में उन्होंने पढ़ाई नहीं की। रेखा जब मुंबई आई तो उन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ। हिंदी में रेखा की पहली फिल्म जो आई थी वो थी सावन भादो, जो कि 1970 में आई थी। फिल्मों में आने के बाद रेखा का पहला अफेयर जितेंद्र के साथ हुआ था। जितेंद्र उस समय शादीशुदा थे तो दोनों का प्यार ज्यादा आगे नहीं चला। जितेंद्र के बाद रेखा की जिंदगी में आए विनोद मेहरा। विनोद मेहरा के साथ तो कहा जाता है कि रेखा ने कोलकाता में जाकर शादी तक कर ली थी। विनोद मेहरा, किरण कुमार जो कि 70s 80s में विलन के किरदार में दिखाई देते थे, उनके साथ भी रेखा का अफेयर चला। अमिताभ, संजय दत्त, अक्षय कुमार के साथ में रेखा का अफेयर और शादी की चर्चा रही। इन लोगों के अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जिनका नाम रेखा के साथ जुड़ चुका है। 90s का दौर आते आते रेखा फिल्मों से ऊब चुकी थी। वो चाहती थी कि अब अपनी जिंदगी में सेटल हो जाएं, क्योंकि उनकी उम्र भी बढ़ रही थी और दूसरा कारण था कि उनका कोई भी रिश्ता क्लिक नहीं कर पा रहा था। उसी दौर में एक बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन हुआ करते थे जिनका नाम था मुकेश अग्रवाल। हालांकि उनका नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन अमीर बहुत थे। मुकेश दिल्ली में रहते थे और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मुकेश जब 13 साल के थे तो उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कई सालों तक छोटे मोटे काम किए, गाड़ी साफ की, चाय की दुकान पर काम तक किया। मुकेश जब 24 साल के थे तो उन्होंने तब तक थोड़ा बहुत पैसा जोड़ लिया था। 24 साल की उम्र में 1970 में उन्होंने एक छोटी सी कंपनी खोल ली। मुकेश की कंपनी का नाम था हॉटलाइन, जो किचन के सामान बनाती थी। धीरे धीरे उनकी कंपनी ने तरक्की करनी शुरू की तो मुकेश और उनकी कंपनी का नाम दिल्ली के अमीरों में शामिल होने लगा। दिल्ली के छतरपुर में उनका फार्म हाउस था। वहां पर आए दिन लेविश पार्टीज होती थी। मुकेश बॉलीवुड को लेकर ऑब्सेस्ड थे। वो किसी न किसी तरह बॉलीवुड सेलेब से मेलजोल बढ़ाने में लगे रहते थे। उस दौर में एक मशहूर फैशन डिजाइनर हुआ करती थी, बीना रमानी। बीना रमानी मुकेश और रेखा की कॉमन फ्रेंड थी। रेखा अक्सर बीना रमानी से मिलने दिल्ली जाया करती थी। वहीं पर रेखा ने अपने दोस्तों और बीना रमानी से डिस्कस किया कि अब वो अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती हैं। इसी दौरान बीना रमानी ने मुकेश और रेखा की मुलाकात कराई और रेखा को मुकेश का नंबर दिया और फोन करने को कहा। ये वो दौर था जब मोबाइल नहीं थे, सिर्फ लैंडलाइन फोन ही चलते थे। रेखा ने अपना नंबर तो मुकेश को नहीं दिया, लेकिन मुकेश का नंबर अपने पास रख लिया। इसके बाद बीना रमानी ने ही फोन पर इन दोनों की पहली बार बात कराई। धीरे धीरे बातों का सिलसिला चलने लगा। मुकेश अग्रवाल खुश थे कि एक सुपरस्टार उनसे बात करती है, उन्हें फोन करती है। वो मनी मन रेखा से प्यार करने लगे थे। दूसरी तरफ रेखा भी पॉजिटिव सोच रही थी। दोनों की पहली मुलाकात मुंबई में हुई। मुकेश तो रेखा से पहले से ही प्यार करने लगे थे, लेकिन मुकेश से मिलने के बाद रेखा भी मुकेश अग्रवाल की सादगी और स्वभाव से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई। रेखा और मुकेश को मिलते हुए 1 महीना बीत चुका था। एक दिन मुकेश ने अचानक से रेखा को प्रपोज कर दिया, जिसे रेखा ने बिना देर किए स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों ने अचानक से शादी का प्लान बना लिया। इन दोनों की शादी का किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है दोस्तों। सिर्फ 1 महीने की मुलाकात में रेखा और मुकेश शादी को रेडी हो गए थे। 4 मार्च 1990 को मुकेश अग्रवाल अचानक से मुंबई जाते हैं। उसी दिन शादी का प्रस्ताव रख देते हैं। रेखा भी तैयार हो जाती हैं। शाम को दोनों जुहू मुंबई में गाड़ी से किसी मंदिर की तलाश में निकल पड़ते हैं। मंदिर ढूंढते हुए उन दोनों को रात के करीब 10 बज चुके थे। 10 बजे दोनों इस्कॉन टेम्पल पहुंचे। इस्कॉन मंदिर में उस समय काफी ज्यादा भीड़ थी। इसी मंदिर के सामने एक और मंदिर नजर आया, मुक्तेश्वर देवालय। इस मंदिर का नियम था कि शाम को आरती के बाद मंदिर को बंद कर दिया जाता था और रात में किसी की शादी इस मंदिर के अंदर नहीं हो सकती
करती थी। मुकेश अग्रवाल ने इस मंदिर के जूनियर पुजारी संजय को जगाया और कहा कि वो अभी इसी वक्त शादी करना चाहते हैं। रात में मंदिर खोलने और शादी करने की उस मंदिर के अंदर मनाही थी, लेकिन जैसे ही पुजारी ने रेखा को देखा तो न सिर्फ उनकी नींद गायब हो गई, बल्कि वो नियम तोड़कर उन दोनों की शादी कराने को भी राजी हो गए। 37 साल के मुकेश और 36 साल की रेखा पति पत्नी बन गए। रेखा पर जो किताब लिखी गई है उसका नाम है रेखा, कैसी पहेली जिंदगानी। उसमें बताया गया है कि पुजारी द्वारा मंदिर का नियम तोड़कर शादी कराने के आरोप में अगले ही दिन संजय पुजारी को मंदिर से बाहर निकाल दिया गया था। जिस दिन इन दोनों की शादी हुई तो दोनों शादी करने के बाद धर्मेंद्र और हेमा के घर चले गए थे। वहां पर हेमा ने पूछा कि ये कौन है, तो रेखा ने बताया कि उसने शादी कर ली है। इसके बाद हेमा ने तमिल लैंग्वेज में रेखा से पूछा कि 1 महीने की जान पहचान और शादी कर ली, क्या ये बहुत पैसे वाला है? ये बात सुनकर रेखा बस मुस्कुरा दी। ये बातें खुद हेमा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। शादी के 1 दिन बाद ही दोनों हनीमून पर चले जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि शादी के 2-3 महीने के बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार आने लगती है। इसके लिए रेखा का बयान अलग है और मुकेश के भाई भाभी का बयान अलग। इन दोनों की शादी मार्च 1990 को हुई थी और सितंबर 1990 को दोनों का तलाक हो गया था। यानी इन दोनों की शादी सिर्फ 6 महीने चली थी। रेखा ने अपनी किताब के लिए एक इंटरव्यू दिया था जिसमें रेखा ने मुकेश से शादी पर बयान दिए थे। रेखा ने बताया कि शादी के 3 महीने के बाद ही शादी में तमाम तरह की दिक्कतें आने लगी थी। रेखा इस शादी को अपनी गलती मानने लगी थी और इसका कारण था कि मुकेश रेखा को एक ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। रेखा का कहना था कि मुकेश को अमीर, मशहूर और प्रभावशाली लोगों से संबंध बढ़ाने की सनक थी और इसके लिए वो पागल से हो जाते थे। रेखा की किताब में इसका एक जिक्र भी किया गया है। एक बार मुकेश और रेखा राजीव गांधी के फार्म हाउस के सामने से गुजर रहे थे तो मुकेश वहीं पर जिद पर अड़ गए कि रेखा उन्हें राजीव गांधी से मिलवा दे। मुकेश ने रेखा से कहा कि चलो एक बार अंदर चलकर हेलो बोल देते हैं, मुझे ऐसे लोगों से जान पहचान की सख्त जरूरत है, लेकिन रेखा ने इससे मना कर दिया। इसके बाद एक और किस्से का जिक्र है। एक बार मुकेश रेखा को ग्वालियर ले जाने की जिद पर अड़ गए, जहां कांग्रेस के कदावर नेता माधव राज सिंधिया क्रिकेट मैच का आयोजन कर रहे थे। मुकेश का कहना था कि सिंधिया मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। उस वक्त मुकेश ग्वालियर में अपनी फैक्ट्री डालने की योजना बना रहे थे। रेखा इस सब से काफी ज्यादा नाराज हो जाती हैं और उन्होंने मुकेश से साफ साफ कह दिया कि मुकेश अपने बिजनेस में उसे इन्वॉल्व ना करें। इसके अलावा रेखा ने बताया कि मुकेश शादी के समय से ही डिप्रेशन का शिकार थे, जो उनसे छिपाया गया था। ये वो बातें हैं जो रेखा की तरफ से किताब में लिखी गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो किताब में नहीं लिखी गई लेकिन मीडिया में आती रहती थी। वो बातें थी मुकेश के भाई और भाभी की तरफ से। मुकेश के भाई ने एक बार बयान दिया कि मुकेश पहले डिप्रेशन का शिकार हुए थे, लेकिन वो बाद में ठीक हो गए थे, लेकिन रेखा से तलाक ने उन्हें तोड़कर रख दिया। वो फिर से डिप्रेशन में चले गए। दिन रात शराब पीने लगे थे, वो इसीलिए कि मुकेश रेखा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मुकेश पागलपन तक की सीमा तक रेखा से प्यार करते थे। वो चाहते थे कि रेखा उनकी बात सुने और वो दोनों अपने रिश्ते को सुधारने की फिर से कोशिश करें, लेकिन रेखा ने तलाक के बाद से एक बार भी मुकेश से बात नहीं की। मुकेश दिल्ली से मुंबई रेखा के पास कॉल्स करते थे, लेकिन फोन हर बार उनका नौकर उठाता और रेखा के घर में ना होने की बात कहता। मुकेश पागलों की तरह रेखा को फोन करते, उन्हें चिट्ठी लिखते, लेकिन रेखा का दिल एक बार भी नहीं पसीजा और पलटकर ना कभी जवाब दिया ना कभी बात की। मुकेश के भाई ने बताया कि एक बार वो, उनकी वाइफ और मुकेश तीनों लोग रेखा के घर पर गए थे मुंबई। रेखा वहां पर मौजूद नहीं थी। तभी रेखा की कार वहां पर आकर रुकती है, लेकिन रेखा ने जैसे ही मुकेश को वहां पर देखा तो वापस गाड़ी में बैठी और गाड़ी घुमाकर चली गई। इसके बाद मुकेश रोते हुए रेखा की गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। तेज बारिश हो रही थी, मुकेश रो रहे थे, चीख रहे थे और रेखा की गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए विनती कर रहे थे कि बस एक बार, आखिरी बार बात कर लो, लेकिन रेखा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रेखा को जरा भी दया नहीं आई कि वो लोग बारिश में उनका इंतजार कर रहे थे, तो एक बार उन लोगों से कम बात कर लें। मुकेश की भाभी ने अपने करीबी दोस्त और एक्ट्रेस दीप्ति नवल को बताया था कि उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, हम सब बुरी तरह से भीगे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। वो रेखा के पीछे दौड़ते हुए इतनी जोर जोर से चीख रहे थे कि अगले दिन उनका गला बैठ गया था, यानी मुकेश का। लेकिन रेखा ने एक पल के लिए भी मुड़कर नहीं देखा। मुकेश का सारा ध्यान रेखा पर रहने लगा था। डिप्रेशन की बीमारी बढ़ने लगी थी। शराब ज्यादा पीने लगे थे, क्योंकि ना तो रेखा उनकी बात सुन रही थी और ना ही उनका बिजनेस सही से चल पा रहा था। दिन ब दिन उनका व्यापार डूबने लगा था। इन्हीं सबसे परेशान होकर 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने दिल्ली स्थित अपने फार्म हाउस में रेखा के दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। फांसी की खबरें जैसे ही रेखा के पास पहुंची वैसे ही मीडिया में आग की तरह फैल गईं। उस दौर में सोशल मीडिया तो था नहीं, सिर्फ अखबार और फिल्मी मैगजीन्स हुआ करती थीं। अखबारों और मैगजीन्स में रेखा को लेकर तमाम तरह से बुरा लिखा जाने लगा। रेखा को नेशनल वैम्प घोषित कर दिया गया था।
फरवरी 1990 को मुकेश और रेखा की मुलाकात होती है। मार्च में दोनों शादी कर लेते हैं। सितंबर में दोनों तलाक ले लेते हैं और अक्टूबर 1990 को मुकेश फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। सिर्फ 8 महीने में मुकेश और उनके परिवार की जिंदगी खत्म हो जाती है। मुकेश की मृत्यु के बाद रेखा मुकेश के घर जाती हैं तो मुकेश की मां उन्हें घर में घुसने नहीं देती। 3 अक्टूबर 1990 को मुकेश की मां और भाई मीडिया में एक बयान देते हैं जिससे रेखा उस दौर में घर घर में वैम्प के रूप में फेमस हो गई थी। मुकेश की मां बयान देती हैं कि वो डायन, रेखा के लिए ये शब्द यूज किया गया था कि वो डायन मेरे बेटे को खा गई, मेरे जवान बेटे को खा गई, भगवान उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। इस बयान के बाद अखबारों में रेखा के लिए डायन शब्द का ही प्रयोग होने लगा था। लोग रेखा से नफरत करने लगे थे क्योंकि हर रोज हर अखबार में रेखा और मुकेश की कहानियां छपने लगी थी। अखबारों में छपता था कि मुकेश रेखा से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन रेखा को जब मुकेश के डिप्रेशन का पता चला तो उन्होंने अपना रिलेशन तोड़ दिया। मुकेश रोते रहते थे, मुकेश बात करने की भीख मांगते थे, लेकिन रेखा को कभी भी उन पर दया नहीं आई। जब यही बातें हर रोज मीडिया में छपती तो लोगों की नफरत रेखा के लिए 7वें आसमान पर पहुंच गई। हाल ये हो गया था कि रेखा के पुतले जलाए जाने लगे, रेखा के पोस्टर्स पर कालिख पोती जाने लगी। मुकेश की मां के साथ मुकेश के भाई अनिल ने भी बयान दिया था कि मुकेश रेखा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उन्हें जान से ज्यादा चाहते थे। मुकेश रेखा को इतना प्यार करते थे कि जान भी दे सकते थे और जान ले भी सकते थे। यही कारण था कि निशाने के तौर पर रेखा के दुपट्टे का प्रयोग कर फांसी लगाने में मुकेश ने देर न लगाई। मुकेश के भाई ने तो यहाँ तक कहा था कि रेखा ने मुकेश से शादी सिर्फ पैसों के लिए ही की थी। ये बातें जब अखबार में छपी तो लोगों के दिल दिमाग पर छप गईं। उस दौर के अखबारों में जो छपता था वो काफी पावरफुल समझा जाता था। उस दौर के मीडिया में आज के मुकाबले काफी ज्यादा ताकत थी। रेखा राष्ट्रीय स्तर पर डायन घोषित हो चुकी थी, फिल्मों से उन्हें निकाला जाने लगा था। सुभाष घई आप सबको पता है कि बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। उन्होंने इस हादसे पर मीडिया में एक बयान दिया था उसी दौर में। उन्होंने कहा था कि रेखा ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मुंह पर कालिख पोत दी है और इसे आसानी से धोया नहीं जा सकता। सुभाष ने अगला बयान दिया कि इस हादसे के बाद यानी मुकेश की मौत के बाद हिंदुस्तान का कोई भी इंसान बॉलीवुड की हीरोइन को अपने घर की बहू बनाने को तैयार नहीं होगा। ये सुभाष घई के बयान थे जिनमें उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में रेखा की आलोचना की थी। इसके अलावा अनुपम खेर जो रेखा के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके थे, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा था कि रेखा अब नेशनल वैम्प बन चुकी है, नेशनल रूप से वो वैम्प बन चुकी है। अनुपम ने आगे कहा कि मैं रेखा के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा आहत हूँ, बहुत ज्यादा हर्ट हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा जब रेखा मेरे सामने आएगी। ये अनुपम खेर ने कहा था रेखा के लिए, यानी बहुत ज्यादा उनकी आलोचना की थी सुभाष घई ने और अनुपम खेर जैसे एक्टर ने। उस समय की मीडिया में आम जनता में रेखा एक वैम्प बन चुकी थी। खुद की इंडस्ट्री ने उन्हें साइडलाइन कर दिया था। मीडिया में ऐसे ऐसे शब्द रेखा के लिए यूज होते थे कि रेखा ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। ब्लैक विडो जैसा शब्द लिखा जाता था अखबारों में रेखा के लिए। अखबारों में रेखा को सीधे सीधे कातिल कहा जाता था। रेखा पूरी तरह से विलन बन चुकी थी, राष्ट्रीय स्तर पर विलन बन चुकी थी। कई अखबार तो मुकेश की आत्महत्या को हत्या बताते थे, क्लियर कट हत्या लिखते थे। मुकेश का मर्डर हुआ है और रेखा उसकी हत्यारिन है। ये लाइन लिखी जाती थी रेखा के लिए उस दौर के अखबारों में, उस दौर की मैगजीन्स में। लेकिन रेखा ने कभी भी पलटकर इस सब पर कुछ नहीं बोला, ना कोई बयान दिया। वो हमेशा खामोश रही। हालांकि रेखा की इसके बाद भी फिल्में आती रही थीं, लेकिन जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती या उनकी फिल्मों का प्रमोशन होता तो रेखा के पोस्टर पर कालिख पोती जाती। लेकिन 2-3 साल बाद सारी चीजें नॉर्मल होती चली गईं। रेखा की पूरी जिंदगी एक रहस्य है। वो कभी पर्सनल लाइफ को मीडिया में शेयर नहीं करती। ये उनकी लाइफ का सिर्फ एक छोटा सा किस्सा है। रेखा और मुकेश की लाइफ में आप किसे जिम्मेदार मानते हैं या किसको आप दोषी मानते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने।